बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको लगभग सारी आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम में आती है सिर्फ वही वाली प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा कि एक रो में या एक कॉलम में दो चीजें प्लस में हो, लेकिन रिमेनिंग टू रोज उनमें जो भी एलिमेंट है वो एक एक ही हैं, तो द डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। जो पहली रो थी उसके एलिमेंट दो टुकड़ों में टूट जाएंगे और बाकी दोनों रोज सेम रहेगी। ध्यान रहे, एक बार में एक ही रो ब्रेक करनी है, या फिर अगर यही पार्ट कॉलम में होता तो एक बार में वो वाला कॉलम स्प्लिट होता, उसके बाद जो बचे हुए दोनों कॉलम है वो सेम रहते। सपोज ऐसा होता, समझ गए होगे आप। ये वाला पार्ट तो इजी है, ध्यान है सबको। अगली प्रॉपर्टी जो अपन रोज और कॉलम्स का ऑपरेशन करते हैं उसमें ध्यान क्या क्या रखना होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा कि R1 गोज टू R1 प्लस अल्फा टाइम्स R2 प्लस बीटा टाइम्स R3, तो ऐसा करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि सर मैं तो ऑपरेशन लगाया था R1 गोज टू 2R1 प्लस R2, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब आपने सेकंड रो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डिटर्मिनेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन गलत है, ये वाला ऑपरेशन सही है। डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्या क्या उसमें ऑपरेशन लगाने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आप इस तरह का ऑपरेशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में लगा सकते हो। बट अगर एक स्टेप में आप रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसी स्टेप में कॉलम पे ऑपरेशन मत लगाना। दूसरी बात, एक ही स्टेप में एक बार में दो रो एक साथ ऑपरेट कर लेना, लेकिन तीनों एक साथ मत करना, गलती होने के चांसेस हैं। ठीक। तीसरी बात, जब हम ऑपरेशन कुछ लगाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम पर्पस ये रहता है कि कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन निकल जाए, क्योंकि फैक्टर अगर कॉमन निकलेगा तो 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। सपोज ऐसा कहीं बन गया ए और यहां पे कुछ पड़ा हुआ है, यहां भी कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ही हमने ए कॉमन निकाला तो 1 1 1 क्रिएट हो गया। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब मैं C1 गोज टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दूंगा तो 2 बार 0 क्रिएट हो जाएगा। तो फिर मैं फर्स्ट रो के अलोंग उसको एक्सपेंड कर दूंगा और जल्दी से ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन। ये बात भी आप जानते होंगे। दो रो को जैसे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया मैंने, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि रोज को चेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस यानी कि साइन चेंज हो जाता है। चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूं। अपन ने मेन प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अपन ने डिस्कस करी है। समझाना तू। इनमें कोई दिक्कत हो तो बता देना, अदरवाइज करते हैं अपन क्वेश्चंस, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक बार क्या बेटा, रिपीट फर्स्ट पार्ट, लास्ट वाली प्रॉपर्टी। चलो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इस डिटर्मिनेंट को देखो और इसको अपन ने दो में ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया? a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई और c1 प्लस जेड। तो a1 b1 c1 जो पहली वाली टर्म्स थी वो तो पहले डिटर्मिनेंट में छोड़ दी, और x y z जो दूसरी प्लस के बाद वाली टर्म्स थी उसको दूसरे डिटर्मिनेंट में छोड़ दिया। ध्यान रखने की बात यह है कि बची हुई दोनों रोज एज इट इज रहेंगी। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी तो ऑपरेशन है, जो कि अपन यूनिवर्सली मतलब जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अपन ऑपरेशन तो यूज करते ही है ना, ताकि कुछ रोज सिंप्लीफाई हो सके। इसका एग्जांपल, C1 को C1 माइनस C2 एंड C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो C2 चेंज हो जाएगा। पहले मैंने C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दिया, ऐसा होने पर मेरा C1 चेंज हो चुका है। सपोज ऊपर मेरे पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दिया तो यहां चेंज हो गया। अब मैं C2 को कर रहा हूं C2 माइनस C3, तो अगले मतलब काइंड ऑफ मैंने क्या किया, पहले ये स्टेप लिया है और उसी टाइम मैंने C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये वाला स्टेप अभी नहीं लेना है तो मत लो, अभी सिर्फ C1 गोज टू C1 माइनस C2 किया, फिर ये दोनों कॉलम सेम रहे, अगले स्टेप में आपने ये वाला लगाया तो पिछले में लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर हुआ? अब तीनों प्रॉपर्टीज, लास्ट वाली प्रॉपर्टी किसी और ने पूछी थी कि सपोज A B C X Y Z और P Q R, दिस इज इक्वल टू मैं X Y Z को ऊपर ले गया और A B C को नीचे ले आया, P Q R एज इट इज पड़ा हुआ है, यानी कि मैंने
R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो फिर बाहर एक माइनस लगाना मत भूलना। क्लियर? R3 गोज टू R3 प्लस बीटा टाइम्स R1 होना चाहिए यहां पे। ठीक है, गुड, R1। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी कंफ्यूज हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिकली ऑपरेशन है, ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, पूरा चैप्टर होता है बेटा, लेकिन एक घंटे में, 1.5 घंटे में अगर अपन पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो थोड़ी 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 सारी चीजें समझ में आएगी। अब की बार मैं क्या करने वाला हूं, पूरी अमेजॉन एकेडमी में जो भी अब की बार क्रैश कोर्स होने वाले हैं, उनमें जो डेटा एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकाला गया है उसको अपन ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर थोड़ा सा कम एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। देखते हैं जरा 1 मिनट के अंदर किस किस का आंसर आता है। एएस तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। अगर 2 रोज को आपस में इंटरचेंज किया है तो भी माइनस लगाना है, 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है तो भी माइनस लगाना है। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। गुड गुड गुड, 0 आ गया बहुत सारे बच्चों का। जीरो 0, गुड। जीपी नहीं आती तो अगला लेक्चर जीपी के ऊपर ही है बेटा। चलिए, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का 0 आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेल डन। एबीसी आर द पीएथ क्यूएथ आर टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो जीपी में ना रेशो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अगर सेकंड टर्म का और फोर्थ टर्म का रेशो निकालना तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म होती है ए आर, फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब, तो कैंसिल आउट होकर 1/r² बच जाता है। इसलिए मैं पहले काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं R1 गोज टू, सपोज R1 माइनस R2 कर दिया मैंने, और R2 गोज टू मैंने R2 माइनस R3 कर दिया। तो ऐसा होने पर डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? देखो, पहला जो log a माइनस log b बनेगा उसको मैंने log a/b लिख दिया, समझ में आता है? फिर बनेगा p माइनस क्यू और यहां पे बनेगा 0। जब भी डिटर्मिनेंट में आपको 1 1 1 दिखे तो समझ जाना आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। क्यों? 2 बार ऑपरेशन करो, 2 0 क्रिएट हो जाएंगे, और तीसरे के अगर एक्सपैंड कर दो तो बड़ा इजीली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 1 1 देखते मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं 2 बार 0 क्रिएट करता हूं, इसलिए मैंने R1 गोज टू R1 माइनस R2 किया है। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। अब जिन बच्चों को डाउट है कि सर R1 गोज टू R1 माइनस R2 करने के बाद क्या सेम स्टेप में मैं R2 पे ऑपरेशन लगा सकता हूं? सपोज नहीं लगा सकते हो तो ये सेम रहेगा। अब अगले स्टेप में लगाओगे तो ऊपर वाला सेम रहेगा, यहां पे ऑपरेशन लग जाएगा, यानी कि अपन ने एक स्टेप फालतू कर लिया है। हम इसी स्टेप में ही R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगा सकते थे। तो यहां पे बन जाएगा log b माइनस log c, यानी कि log b/c। यहां पे बन जाएगा q माइनस r, यहां बन गया 0, और यहां पे बन गया log c, यहां पे बना r और यहां पे बना 1। a/b मैंने कहा अभी आपको कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जीपी में रेशियो निकालना बड़ा अच्छा लगता है। अब जो a है, a इज एक्चुअली pth टर्म, तो इसको मैं कैपिटल A इंटू आर की पावर p माइनस 1 लिख दूं, और जो b है वो a इंटू कैपिटल R की पावर q माइनस 1, और जो c है वो कैपिटल A इंटू R की पावर R माइनस 1। a/b कितना आ रहा है? a/b अगर निकालूंगा तो a और a कैंसिल हो गया, ऊपर R की पावर p माइनस 1, नीचे R की पावर q माइनस 1, यानी कि वो R की पावर p माइनस q बन रहा है। यानी कि log a/b, तो इसका log लोगे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू लॉग r। यहां पे p माइनस क्यू पड़ा हुआ है, यहां पे 0 है। ठीक, सिमिलरली सोचो b/c करोगे तो ये आ जाएगा q माइनस r इंटू लॉग r। यहां पे q माइनस r पड़ा हुआ है, यहां 0 पड़ा हुआ है, यहां पर log c है, यहां पर r है, यहां पर 1 है। मैंने क्या कहा आपको कि जब भी अपन कुछ ऑपरेशन करते हैं हमारी कोशिश रहती है कि कुछ कॉमन निकले। क्या फर्स्ट रो में से p माइनस क्यू कॉमन निकल रहा है, और सेकेंड रो में से q माइनस r कॉमन निकल रहा है? बचा log r 1 0, log r 1 0। अब थर्ड रो में चाहे कुछ भी हो, वैल्यू 0 ही आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम बन चुकी है।
तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, लेकिन मैंने कुछ बातें आपको कैसे एक्सप्लेन किया है। देखो जीपी है तो रेशियो अच्छा लगता है, 1 1 1 है तो 0 क्रिएट करना, ताकि एक्सपैंड भी करना पड़े तो जल्दी एक्सपैंड हो जाए। दो रो सेम है, कॉमन निकालना हमारा पर्पस है, तो कुछ कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। ये बहुत सारी बातें मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करी है। इधर ऑल्दो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, लेकिन इसके थ्रू जो मैंने बातें आपको एक्सप्लेन करी वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझाना तू। बढ़े आगे, बोलना भैया, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, दिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। व्हाट इज थर्ड स्टेप? एक बार ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं थर्ड स्टेप बताता हूं। क्या थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में बेटा फर्स्ट रो में से मैंने p माइनस क्यू कॉमन निकाला है, सेकंड रो में से q माइनस आर कॉमन निकाला है। p माइनस क्यू और यहाँ पे 0 है तो p माइनस क्यू कॉमन निकाला, फिर q माइनस आर कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे बचा log r, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0। तो क्योंकि दो रो सेम आ चुकी है इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जीपी वाला टर्म रिपीट, ए जो था वो pth टर्म थी, किसी एपी में pth टर्म क्या होती है या nth टर्म क्या होती है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो pth टर्म a इंटू आर की पावर p माइनस वन होगी, लेकिन स्मॉल a ऑलरेडी यूज में आ रहा था इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान लिया, और स्मॉल r भी ऑलरेडी यूज में आ रहा था इसलिए मैंने कॉमन रेशियो को कैपिटल R मान लिया। ये आई थी मेरी a की वैल्यू और b की वैल्यू आई थी a इंटू आर की पावर q माइनस वन। दोनों को डिवाइड किया तो a बाई बी करने पर a और a तो कैंसिल हो गया, आर की पावर p माइनस वन अपॉन आर की पावर q माइनस वन। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आर की पावर p माइनस क्यू बच जाएगी। फिर a बाई बी का लॉग लेना था, तो इसका भी अगर मैं लॉग लूंगा तो p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर में है, और लॉग r बच जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ कुछ बच्चे दे रहे हैं 3। और कोई गलत मत करो यार, गलत मत करो, जल्दीबाजी मत करो। बहुत सारे बच्चों ने 3 आंसर दिया है, गड़बड़ है, 0 भी गड़बड़ है यार, नहीं 1 भी गड़बड़ है। ऐसे क्या कर रहे हो यार, बनता नहीं है। एसएस ने पहली बार सही जवाब दिया है, 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 और 0 ऐसा कैसे हो सकता है यार? हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा यानी डिग्री 2 आएगी। 60 का आंसर भी सही है, आरवी का आंसर भी सही है। गुड। कैसे करना है वो मैं तो बताऊंगा ही यार, तुम ट्राई करो ना, तुम ट्राई करो। 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 गुड। लगाओ, जोर लगाओ। कैसे करना है सर? नहीं सर मैं ट्राई करता हूं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम और दे दो, मैं ट्राई करता हूं, शायद मुझसे हो जाए। मुझसे हो जाएगा तो सर मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। आप तो सर एनीवे करोगे ही करोगे। देख लो जिन बच्चों ने थोड़ा सा आराम से आंसर निकाला है उनका आंसर सही आने लग गया है। जिन्होंने शुरू में ही सर हाँ ऐसा होगा 3 आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, उन सबके गलत हो चुके हैं। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं और इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है। एक हो सकता है पेज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़े, एक पेज में ऐड कर लेता हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए ना हमें। तो एक काम करते हैं अपन, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि मुझे कॉलम वाला ऑपरेशन लगा लेना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। देखो क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहां से बी स्क्वायर एक्स और यहां से सी स्क्वायर एक्स जब ऐड होगा, देखो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, और ये x इंटू 1 और ये वाला x इंटू 1 मिलके बन जाएगा 2x। समझ में आ रही बात? अब यहां से जब x कॉमन निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। इसकी वैल्यू, ये x तो आ चुका ऑलरेडी, और प्लस में आएगा 2x। इसकी वैल्यू -2 दे रखी है तो -2x और प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मुझे इस्तेमाल करना है। तो जब ये सारे आपस में ऐड होंगे तो देखो क्या क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, फिर आ रहा है x प्लस बी स्क्वायर एक्स, और फिर आ रहा है x प्लस सी स्क्वायर एक्स। तो 1 तो पड़ा हुआ है, ये वाला x और ये वाला x मिलके बन गया 2x, और एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा में x के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। इसकी वैल्यू -2 दे रखी है।
तो -2x और +2x कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1। सिमिलरली सेकेंड रो में भी ऐसा ही होगा, थर्ड रो में भी ऐसा ही होगा। दिख गया होगा आपको 1 1 1 बचने वाला है। बचा 1 + b² इंटू एक्स, यहां पर बचा 1 + b² एक्स और यहां पर बचा 1 + b² इंटू एक्स। यहां पर है 1 + c² इंटू एक्स, यहां पर है 1 + c² इंटू एक्स और यहां पर है 1 + c² एक्स। दिख गया होगा, बड़ी काम की चीज 1 1 1 क्रिएट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या कर दूं, मैं कर देता हूं r1 goes to r1 - r2 और r2 goes to r2 - r3 लगा देता हूं। तो 1 - 1 0, इसमें से ही माइनस करूंगा तो b² एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से x बचेगा, नीचे से 1 बचेगा, यहां पे आ गया 0। फिर 1 - 1 फिर से 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो b² एक्स तो कैंसिल होगा, ऊपर 1 और नीचे से -x, यहां पर c² एक्स कैंसिल हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा। फिर बच गया 1 1 + b² इंटू एक्स और 1 + c² एक्स। बड़ा इजीली दिख गया है कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो 0 0 वाले को तो कुछ देखना ही नहीं है। 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x - 1 का होल स्क्वायर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हार्डली, अगर थोड़ा ध्यान से करो तो हार्डली 2 या 2 मिनट से कुछ 10-12 सेकंड ऊपर, इतना ही टाइम लगेगा, बड़े आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैंने कैसे यूटिलाइज किया कि a² + b² + c² मुझे क्रिएट कर लेना चाहिए ताकि उसको मैं -2 डाल पाऊं। जैसे ही क्रिएट किया तो बड़ा एक फायदा हुआ कि 1 1 1 क्रिएट हो जाए। किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 क्रिएट हो जाए तो समझ जाना कि आपका काम आसान हो चुका है। अब 2 0 क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, गुड। फर्स्ट स्टेप कैसे डिसाइड करेंगे बता रहा हूं ना यार, a² + b² + c² दे रखा है तो मैं चाहूंगा कि यार ये क्रिएट कैसे होगा, जब 1 2 और 3 इन तीनों को ऐड करूंगा, यानी कॉलम्स को ऐड करूंगा, इसलिए मैंने c1 goes to c1 + c2 + c3 किया है। प्रोसीजर याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस से याद रहेगा। डीपीपी दूंगा, उस डीपीपी को जरूर 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 सॉल्व करना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, लगाओ जरा दिमाग, लगाओ 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 लगाओ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ओके, डन। कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों के जेईई मेन में आया होगा। यस, लकी ने भी सही आंसर निकाला है, सृष्टि ने भी सही निकाला है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चों के इस बार वाले स्लॉट में आया होगा, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा। आ गया है, बहुत सारे बच्चों का -2 आ गया। -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जिनका नहीं आया ध्यान से देखना। फिर से वही वाली बात देखो, 1 1 1 आ गए ना यार, तो 0 0 क्रिएट करना चाहूंगा मैं। 0 0 क्रिएट करने के लिए पहले मैं ऑपरेट करता हूं r1 goes to r1 - r2, ठीक, ताकि 1 - 1 0 क्रिएट हो। तो r1 तो है a + 1 इंटू a + 2, r2 है a + 2 इंटू a + 3। समझ रहे हो, तो जब मैं a + 2 कॉमन निकालूंगा तो a + 1 - a - 3 बचेगा, यानी कि ये -2 टाइम्स a + 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, तो -2 टाइम्स a + 2 बच जाएगा। a + 1 से a + 2 को माइनस किया तो -1, यहां पे आ गया 0। फिर r2 - r3 करूंगा तो a + 3 कॉमन आएगा, और a + 3 कॉमन आने के बाद जब a + 2 - a + 4 करूंगा तो अब की बार भी -2 बाहर निकलेगा, और यहां बच जाएगा -1, यहां बच जाएगा 0। अब और चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 0 क्रिएट हो चुके हैं। अब यहां जो 1 है, मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो थर्ड कॉलम के जब एक्सपेंड करूंगा तो ये वाली दोनों टर्म कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होने वाला है। क्लियर, तो 1 के साथ क्या आएगा, दिस इंटू दिस जो कि आ रहा है 2 इंटू a + 2 माइनस दिस इंटू दिस जो कि आ रहा है 2 इंटू a + 3।
टू ए कैंसिल हुआ, बचा 4 माइनस 6, वैल्यू आ गई -2 के बराबर। जे मेंस में आ रखा है, इसी साल आया सवाल, समझे कि ना समझे? समझा ना तू? जिनका आंसर नहीं निकला था, इजी है। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर दिमाग लगाओ तो उतना लेंदी नहीं है। C1 को C1/C2 नहीं कर सकते, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मर्जी है जो करो यार, मर्जी है जो करो, लेकिन ऐसा स्टेप करो जिससे आपको कुछ फायदा हो, कोई ऐसा स्टेप करो। अच्छा, ऑप्शन छुप गए, ये लो। करो 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 करो। -2 जिसका आंसर था वो वाली स्लाइड। बेटा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए मैं वो वाली स्लाइड दिखा नहीं पाऊंगा, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अभी। नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। तुम इतनी जल्दी से आंसर क्यों निकाल रहे हो यार? किसने कहा है तुम्हें कि तुम्हें 5 सेकंड में आंसर देना है? किसने कहा है? पर क्वेश्चन 3 मिनट मिलते हैं तुम्हें जेईई मेंस के एग्जाम में, और अब तो ओएमआर भी फिल नहीं करनी होती है, सिर्फ टिक करना होता है, तो पूरे पूरे 3 मिनट मिलते हैं। पहले 5-10 सेकंड ओएमआर फिल करने में लगते थे पर क्वेश्चन। देख लो फिर से तुम्हारे सामने, जिन बच्चों ने थोड़ा सा आराम से आंसर निकाला है, थोड़ा लेट निकाला है, उनका जवाब सही आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। जो अंधे होकर बिल्कुल एकदम दिमाग का स्विच ऑफ करके कि बस पता नहीं, हाँ लग रहा है, हाँ शायद शायद, जीरो आना चाहिए, जीरो टिक कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा यार। ए इज द करेक्ट आंसर। गुड 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 गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूँ, डी बार बार स्पैम कर रहा है, इसलिए चैट को ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो, 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करना है। याद करो पहली वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड याद करो, ये वाली। सपोज इन 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करना होता तो सबसे पहले मुझे ये देखना था कि कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम सेम है क्या। अगर ये सेम है तो ये दोनों रोज मैंने एज इट इज छोड़ दी, और जो फर्स्ट रो थी उसके एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दिए। 2 डिटर्मिनेंट को अगर ऐड करना हो तो मुझे कोई 2 रो सेम चाहिए, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि यार कोई 2 रो सेम बन जाए। अब कोई 2 रो सेम बन नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अलग अलग सा दिख रहा है। तो एक काम करें, इसको जरा मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। ये बात तो समझते हो ना कि डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपोज किया तो बना a+1 a-1, फिर बना -b b+1 और b-1, फिर बना c-1 और c+1। प्लस में क्या पड़ा हुआ है? प्लस में पड़ा हुआ है a+1 b+1 c-1, a-1 b-1 c+1। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ पहले डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज किया है। n+2 इंटू ए, -1 की पावर n+1 इंटू बी, और -1 की पावर n इंटू सी। ठीक है जी। अब देखिए जरा, कोई 2 रो सेम बन रही है क्या? सेम बन तो रही है, लेकिन इसकी सेकंड रो और इसकी फर्स्ट रो सेम है, इसकी थर्ड रो और इसकी सेकंड रो सेम है। तो मुझे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूं मैं? मुझे ये वाली जो रो है ये फर्स्ट रो में चाहिए, तो मैंने पहले कहा कि मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। तो जरा इमेजिन करना, वो स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं, इमेजिन करना कि सेकंड रो वाले एलिमेंट फर्स्ट जगह आ चुके हैं और फर्स्ट रो वाले एलिमेंट सेकंड रो में आ चुके हैं। जब ये वाला ऑपरेशन किया मैंने तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, वो इमेजिन कर लो सिर्फ, ठीक। लेकिन जब सेकंड रो में मुझे a-b c दिखेंगे, मुझे तो सेकंड रो में ये वाले एलिमेंट चाहिए, इस रो वाले एलिमेंट चाहिए। यानी मैं अगले स्टेप में एक और ऑपरेशन करूंगा, R2 और R3 को भी इंटरचेंज कर दूंगा, तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब डायरेक्टली मैं दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाकर अगले स्टेप में लिख रहा हूं कि क्या बनने वाला है। ठीक है जी, देखते हैं जरा क्या बनने वाला है। तो मेरे पास बनने वाला है ये a+1 ऊपर चला जाएगा,
तो बन जाएगा a+1 b+1 b+1 और c-1। फिर क्या होगा, ये वाली चीज सेकेंड रो में चली जाएगी, यानी a-1 a-1 b-1 और c+1। ठीक, और जो मेरी फर्स्ट रो थी वो मेरी थर्ड रो में आ जाएगी, तो मेरे पास बच जाएगा a-b और c, a-b और c। क्लियर। प्लस में सेकंड वाला डिटर्मिनेंट जो कि है a+1 b+1 और c-1, फिर है a-1 b-1 और c+1, और फिर है -1 की पावर n+2 इंटू a, -1 की पावर n+1 इंटू b और -1 की पावर n इंटू c। और दोनों को ऐड करने पर जीरो आना चाहिए। अब दोनों डिटर्मिनेंट बड़े इजीली ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दो रो एज इट इज बन चुकी हैं, दो रो एज इट इज बन चुकी है, यानी थर्ड रो आपस में ऐड होगी, और थर्ड रो अगर ऐड होकर तीनों जगह जीरो बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना, अल्टीमेटली वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो सोचो जीरो कब बनेगा, जब ये वाला a हो और ये वाला -a बने। -a कब बनेगा, जब -1 की पावर n+2 इंटू a, इसको अगर मैं चाहता हूं कि ये -a बने, यानी कि सॉरी, n+2 शुड बी ए ऑड नंबर, यानी n शुड बी ए ऑड नंबर। तो n को अगर ऑड लेता हूं तो सेकेंड टर्म देखो, यहां पे -b है और यहां पे -1 की पावर n+1 है। n अगर ऑड है तो n+1 इवन हो गया, इवन होने पर ये वाला b बन जाएगा, तो ये -b और ये वाला +b, यहां भी जीरो क्रिएट हो गया। यहां पर c है, थर्ड में -1 की पावर n लिया मैंने ऑड, तो -1 की पावर n यानी -c बन जाएगा, तो ये वाला c और -c बन के ये भी जीरो बन जाएगा। जब दोनों डिटर्मिनेंट ऐड होंगे तो फर्स्ट दोनों रो तो ये सेम बनी रहेगी, थर्ड रो में 0 0 0 क्रिएट हो जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ जब मैंने n की वैल्यू ऑड इंटीजर ली थी। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, समझाना तो, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी अपन को कुछ और आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो, रिकॉर्डिंग दोबारा चलाना, इस क्वेश्चन को खुद से दोबारा ट्राई करके देखना, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस क्वेश्चन ये लो। लास्ट वाला रिपीट देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड रो में सेम बना चुका हूं, तो थर्ड रो जब ऐड हो तो मैं चाहता हूं कि थर्ड रो को ऐड करने पर 0 0 0 क्रिएट हो जाए, ताकि जो इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम बनी रहेगी, थर्ड रो में आ रहा है a प्लस -1 की पावर n+2 इंटू a, फिर आ रहा है -b ये वाला, और प्लस में आ रहा है -1 की पावर n+1 इंटू बी, और फिर आ रहा है c, और यहां पे आ रहा है प्लस में -1 की पावर n इंटू सी। अब आप इन तीनों टर्म्स को एनालाइज करके चेक कर लो कि n को अगर ऑड लोगे तो ये वाला भी 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा, और ये वाला भी 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ गिवन है, आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है एट द वैल्यू ऑफ x = 50 और x = -50। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। -2 आंसर वाला स्लाइड बेटा अभी नहीं दिखा पाएंगे, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मेरा भी आपसे सजेशन यही है कि ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो दोबारा। कुछ चैप्टर्स में अगर वीक हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ गिने चुने चैप्टर ऐसे हैं विच कंट्रीब्यूट टू मोर नंबर्स, मोर मार्क्स इन जेईई मेंस। वो शीट जल्दी ही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर के टोटल 62 पेपर्स का एनालिसिस करके जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस टॉपिक से, उस चैप्टर में भी किस टॉपिक से आने की ज़्यादा है, ये सारा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करके ही नया क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। देखो, पिछले क्रैश कोर्स में क्या किया, पूरे चैप्टर रिवाइज करवाया आपको, ताकि एक बार आप ऑल सारी थ्योरी में से गो थ्रू हो जाओ। अब जो अगला क्रैश कोर्स आया है उसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आया कुछ बच्चों का आंसर आया, सृष्टि का आया, दीपांशु का आया, विश्वजीत का आया, पूर्वांश का आया, बी 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 इज द करेक्ट आंसर। गुड। मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तुम क्वेश्चन के बीच में इस तरह की बातें मत लिखा करो प्लीज,
लास्ट के 5 मिनट तुम इस तरह की कितनी भी बातें पूछ लेना, सबका जवाब दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा। क्लियर? फिलहाल मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ चुका है, गर्व का भी आ चुका है, दिव्यांश का भी आ चुका है, सृष्टि का भी आ चुका है। देखो a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी मैं a प्लस सी माइनस टू बी करना चाहूंगा, यानी कि मैं R1 गोज टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करना चाहूंगा। समझ गए होगे क्यों कर रहा हूं ऐसा? तो जब मैं R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करूंगा तो x प्लस एक्स माइनस 2x, एक्स वाला पार्ट तो 0 हो गया, और a प्लस सी माइनस 2b वो वाला पार्ट 1 हो गया, यानी कि पहला टर्म क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। इतना सा अगर समझ लोगे तो बाकी सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। यहां बनने वाला है 1। इसको देखो, R1 प्लस R3 यानी कि 2x प्लस 6 माइनस 2x, x वाला पार्ट तो गया, और R1 प्लस R3 6 माइनस 6 ये वाला पार्ट हो गया 0। फिर देखो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 यानी 2x प्लस 4 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, ये वाला पार्ट भी हो गया 0। अगर ये 0 हो चुका है तो फिर बाकी सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अपन डायरेक्टली एक काम करते हैं, क्योंकि अब 2 0 क्रिएट हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई ज़्यादा मेहनत का काम बचा नहीं है, मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर देता हूं। तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ही तो आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, यानी 50 डालने पर वैल्यू 1 आएगी, बाकी सारी वैल्यूज हो गई गलत। कितना सिंपल था, इतना सा दिमाग लगाना था कि a माइनस 2b प्लस सी दे रखा है, यानी कि मैं R1 और R3 को तो ऐड कर दूं और माइनस ट्वाइस ऑफ R2 माइनस कर दूं। समझे कि ना समझे जल्दी से बताना। जिनका आंसर नहीं निकला था समझ गए होगे, इतना मुश्किल नहीं है। बढ़े क्या आगे? हो गया था, गुड 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 गुड। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है। 1 कैसे आया देख लो, अभी बताता हूं। पीडीएफ कहां मिलेगा मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा। आप प्लीज क्लास के बीच में इस तरह के जवाब ना पूछें। जब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पे फोकस करो। मैंने क्या कहा था, स्विच ऑन करने का मतलब क्या है यार? तुम्हारे दिमाग में 100 तरह की बातें घूम रही है, पीडीएफ कहां मिलेगा, डीपीपी कहां मिलेगी। अरे मेरे भाई, जो क्वेश्चन चल रहा है उसको फोकस कर लो। क्लास के लास्ट में 5 मिनट में इस तरह की सारी बातों का जवाब दे दूंगा। आज तो आप भूल ही गए सर। क्या भूल गया? वन कैसे आया देख लो। x प्लस ए, ये था x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी था। अपन ने कहा R1 गोज टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करना था, तो x प्लस ए और x प्लस सी को तो ऐड करना था, माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस बी माइनस करना था। तो x प्लस एक्स माइनस 2x, ये तो 0 हो गया, बचा प्लस a प्लस सी माइनस 2b, और a प्लस सी माइनस 2b दे रखा था 1 के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आई थी। समझ गए होगे अब तो? नहीं नहीं, भूला किसी को नहीं हूं मैं यार, भूला किसी को नहीं हूं। आंसर आ चुके हैं बच्चों के, आ चुके हैं। नॉन कोप्लेनर से क्या पता चलता है? अभी बताता हूं। श्रेयांश का भी आंसर आ गया है और ऋषि का भी आ गया है। गुड 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 गुड। सृष्टि का भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आ गया है। निधि मिश्रा इज बैक। निधि, तुम शायद पिछले क्रैश कोर्स में काफ़ी टाइम से लास्ट की क्लासेस में नहीं थी शायद, आई थिंक। एनएम, इफ आई एम करेक्ट, एनएम इज निधि मिश्रा। चलो गुड गुड गुड, करें सॉल्व। -1 इज द राइट आंसर। गुड, करेक्ट। चलो चैट को मैंने ऑफ कर दिया है। डिटर्मिनेंट को देखते ही पहला थॉट ये आना चाहिए कि 2 रो तो एज इट इज हैं, तीसरे कॉलम में 2 चीजों का एडिशन हो रहा है, तो अपन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट किया तो बनेगा a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1, c स्क्वायर 1। समझ रहे हो क्या? 2 कॉलम, ये वाले दोनों कॉलम एज इट इज हैं और ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, तो अगली बार आ जाएगा a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब और c स्क्वायर c क्यूब। देखते ही दिल में ख्याल आता है कि यहां से तो a कॉमन निकल रहा है,
यहां से b कॉमन निकल रहा है, यहां से c कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं। a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1, c स्क्वायर 1 प्लस a और b और c कॉमन निकाला तो abc बाहर निकला, बचा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। दिस इज गिवन एज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट सेम है क्या? अभी तो सेम नहीं है, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा देखो जरा। अगर मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो a स्क्वायर वाली टर्म सबसे लास्ट में दिख जाएगी और बाहर एक माइनस आ जाएगा, और फिर से इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो ऐसा होने पर 1 1 1 सबसे पहले आ गया, ए बी सी उसके बाद आया, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर थर्ड कॉलम में आ जाएगा। और क्योंकि मैंने 2 बार इंटरचेंज कर दिया इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए, जिसको मैंने निकाल दिया कॉमन निकालने के बाद बचा 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। दो चीजें मल्टीप्लाई में है, एक तो ये वाला और ये वाला, दोनों में से कौन सा 0? ये वाला तो नॉन जीरो है। क्यों? दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो ये नॉन कोप्लेनर है तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी इसी पार्ट को 0 होना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी शुड बी इक्वल टू -1। समझे कि ना समझे? बोलना जल्दी से, आगे बढ़ना है थोड़ा जल्दी, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बाकी है। बढ़े आगे? यस सर, गुड। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.